अभी दोस्तों जितने ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं आजकल बढ़ ही गए हैं। और आज जैसे टाइगर आ गया था सुबह जंगली में, तो लोग बोले कि आपका प्रेडिक्शन सही हो गया, क्योंकि मैंने जनरली शायद 1 साल पहले ही बोला था, 1-1.5 साल पहले ही बोला था कि 2 साल के अंदर टाइगर आ जाएगा यहाँ पे। तो उस पीरियड के अंदर ही आ गया। तो और ऐसे ही ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं, इस बारे में मैंने बोला था। तो जब भी कोई मिलने आता, जैसे आज भी मुंबई से सब्सक्राइबर आए थे, तो वो भी बोल रहे थे कि जो आप बात बोल रहे हो वाइल्ड लाइफ के बारे में सही हो जाती है। मैंने पहले बताया कि मैं चाहता नहीं कि सही हो जाए ये वाली बात, लेकिन जब लगता है जो चीज़ है। और अभी क्या था दोस्तों कि कल बिहार पीएससी जो सिविल सर्विसेज होते हैं ना, उसमें एक मिस्टर बबलू कुमार हैं, उनका इंटरव्यू है 18 को। तो उनका इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि आप से थोड़ा गाइडेंस चाहिए, क्योंकि उन्होंने हॉबी में वाइल्ड लाइफ लिख दिया था और वो मेरे वीडियो देखते हैं और बोल रहे थे कि सिर्फ मेरे ही देखते हैं। तो वीडियो देख के ही उनकी हॉबी बन गई थी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि वैसे तो वीडियो देखे हुए हैं, लेकिन वो चाह रहे थे कि मुझसे कुछ, उन्होंने कहा था 20 मिनट का आप टाइम दे दीजिए। तो मैंने कहा था ठीक है, शाम को 6 बजे हम बात कर लेंगे। तो 6 बजे उन्होंने कॉल किया था। हालांकि बात तो फिर 45 मिनट हुई। हालांकि दोस्तों बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं कि बहुत बिजी आदमी हूँ, लेकिन शेड्यूल इतना टाइट होता है ना, और उस पर भी स्टोरी शूट नहीं हो पाती। स्टोरी शूट होती है तो जब मेरी टीम स्टोरी वाला वीडियो एडिट करके भेजती है, उसको भी मुझे फाइनली तो मुझे ही एडिट करना पड़ता है ना। वो तो टुकड़ों में भेजते हैं, फिर उसमें मुझे बैकग्राउंड चेंज करना पड़ता है, कुछ उसमें गलतियां होती हैं, उन्हें ठीक करना होता है, फिर पब्लिश करना होता है। व्लॉग है ही, आज की डेट में देखेंगे तो 6-7 व्लॉग पड़े हुए हैं पेंडिंग। मैं अभी तक उनको एडिट नहीं कर पाया। हालांकि वीडियो रोज ही आ रहे हैं, बीच में एक दिन के लिए 1 या 2 दिन ऐसा हो गया था। तो उसका रीज़न था कि कुछ गेस्ट आ गए थे। जब कोई इतनी दूर से मिलने आता है तो फिर आपको टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपसे ही मिलने आ रहा है। और अगर रात को वीडियो एडिट नहीं कर पाए तो फिर वो अपलोड नहीं होता जंगली में। तो इस तरह से बिजी शेड्यूल चलता है। तो लेकिन पहले मैंने उनसे बोला था कि आप वैसे तो वीडियो देख लो। मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे क्वेश्चंस लिख के भेज दो, तो मैं वॉइस नोट भेज दूंगा उनमें, तो आपको भी कन्वीनियंट रहेगा और मुझे भी ना वो टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। वॉइस नोट तो आप कभी भी भेज सकते हो, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ वॉइस नोट। कि आपने भेजा, जब आप फ्री हुए आपने भेजा, जब मैं फ्री हुआ तो मैंने सुन लिया, उसका उसी वक्त जवाब दे दिया। तो क्योंकि जो कॉल करने का है, अच्छा कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं, जैसे आज जो आए थे मिस्टर तापड़िया, तो वो बोले कि सर नंबर आप दे दो, मैं बिल्कुल आपको परेशान नहीं करूंगा। मैंने सर वॉइस नोट ही छोड़ना, कॉल मत करना। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा, नहीं करूंगा। तो कभी है, कुछ लोग हैं देखिए, क्योंकि जब कोई भी अगर बार बार कॉल करता है ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं रिलेशन खराब ही होते हैं बाद में। हालांकि मैं एरोगेंट कभी नहीं होता, मैं फोन कभी नहीं ऐसा काटता, कुछ नहीं करता, लेकिन कुछ केसेस हुए हैं कि उन्होंने फोन करना शुरू किया, फिर वो जब फ्री होते हैं लगा दिया फोन, हर तीसरे चौथे दिन फोन लगा दिया। और उसके बाद फिर एक तो कभी ये नहीं पूछा कि सर आप फ्री हो कि नहीं हो। भाई आपने फोन लगाया तब आप फ्री हो, सामने वाले से तो पूछो कि वो फ्री है कि नहीं है। वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन हो सकता है 4 लोगों के साथ बैठा हो सकता है वीडियो शूट कर रहा हो सकता है वीडियो एडिट कर रहा हो। और वीडियो जब एडिट करना होता है ना, नॉर्मल व्लॉग तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ दूसरा होता है, थोड़ा सा मूड बनाना पड़ता है उसको, उसके बारे में सोचना पड़ता है। जैसे डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई तो शूट कर लिया, उसको थोड़ा सा एडिट किया, उसके बाद 7 दिन तक मैं बिल्कुल एडिट नहीं कर पाया था, क्योंकि मूड नहीं बन रहा था। और उसके बाद 1 दिन बैठा, 1 ही दिन में कंप्लीट किया। तो इसीलिए बोला जाता है ना क्रिएटर, यूट्यूबर को क्रिएटर क्यों बोलते हैं, कि कुछ क्रिएशन जब करना है तो आपका अपना टाइम होता है। तो बहुत सारे लोग समझदार हैं, पूछते हैं सर कॉल करें क्या, अगर कुछ वो करना भी चाहते हैं।
अगर यस बोलो तो करते हैं। लेकिन कुछ थे एक मतलब कॉल कभी भी कर दिया। अच्छा, मुझसे एरोगेंट हुआ नहीं जाता वैसे, तो मैं सोच रहा हूँ कि रखें, रख नहीं रहे, बात करते रहे, चलो कर रहे 40 मिनट बात करने के बाद फोन रखा। चलो भाई ठीक है, मैं अपने काम पे लगा। 15 मिनट बाद दोबारा फोन आ गया कि सर आपके इलाके में प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है। तो अंदर से तो बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी ना हूं, लेकिन मैं लिहाज कर रहा हूं, चलिए हाँ ठीक है। और उसके बाद 1 या 2 बार फोन ना उठाओ तो फिर नेगेटिव कमेंट। क्यों? क्योंकि आपने फोन नहीं उठाया, उनका ईगो हर्ट हो गया। तो ऐसा होता है दोस्तों, जब फोन कॉल कोई करना शुरू करता है ना, सबके ईगो बहुत बड़े बड़े हैं, अपनी गलती किसी को नजर नहीं आती कि आप क्या कर रहे हो। कभी आप देखो आईने में खड़े होके, आप कॉल कर रहे हो, 40 मिनट बात कर रहे हो, उसके बाद आप चाहते हो कि आपकी हर कॉल उठनी चाहिए। जब आप कॉल कर दोगे तब उठनी चाहिए। एक सज्जन का मैंने पहले भी किस्सा बताया था कि रात को 11:30 बजे फोन करते थे। एक बार मैंने बात कर ली, अच्छे से कर ली, फिर दोबारा किया, थोड़ा अनमने मन से करी। तीसरी बार मैंने कहा सर आप इतना लेट कॉल क्यों करते हो? तो बोले सर एक्चुअली मैं ऑफिस से लेट आता हूं ना। तो बड़ा गुस्सा आया, मैं बोलूं कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम है कि आप ऑफिस से लेट आते हो, लेकिन बोला नहीं मैंने ऐसा। तो मैंने कहा सर अभी आप फोन रख दो, मुझे नींद आ रही है। तो बोले फिर सुबह आप मुझे कॉल करोगे? फिर अंदर से गुस्सा आया कि भाई मैं क्यों करूंगा कॉल, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कॉल सर मैं क्यों करूंगा, मतलब ऐसे कुछ जो भी मैंने बोला। फिर उनका दोबारा नहीं आया, और वो स्पीकर फोन पे करते थे, मतलब 4 दोस्त अगर बैठे हैं तो चुप। ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं कि इससे क्या है ना कि आगे लोगों से मेरे संबंध खराब नहीं होंगे। आप इस बात को रियलाइज करोगे मेरी प्रॉब्लम को, कि आप सोचो कभी भी कोई फोन उठा दे। एक और किस्सा बताता हूँ। एक अच्छे सज्जन थे, वो खराब नहीं थे, वो दोपहर में कभी भी कर दे और बड़ी अच्छी बातें करते थे कि जंगल किंग बोल रहे हो, ऐसे अच्छे से बातें करेंगे। और बोले मेरा ठेकेदारी का काम है, मेरे लेबरर से भी देखते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, बात सब अच्छी। लेकिन कभी भी कर दे, कभी दूसरा यूट्यूबर का नाम भी ले कि जैसे मेरी आपसे बात होती है ना वैसे ही मेरी उनसे होती है। तो मन में थॉट तो आता था कि देखो सर फोन तो आप लगाते हो जो बात होती है। फिर बोले मैं आपकी कौन कॉल पे उनसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं भैया, अगर मुझे बात करनी होगी तो मैं कर लूंगा ना। तो वो कर दे बार बार। फिर एक बार कॉल कट किया मैंने, तो उन्होंने फिर वीडियो कॉल लगा दी। फिर मैंने ब्लॉक किया, तो व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक किया और उस पर भी किया। तो भी उनके नेगेटिव कमेंट नहीं आते, उनका यही आता है कि सर आपका कॉल नहीं लग रहा। लेकिन बताओ कॉल कहाँ से लगवाऊं, आप तो कभी भी कॉल कर देते हो। तो ये सारी राम कहानी मैंने अपना दुखड़ा रोया आपके सामने कि ना तो मैं घमंडी हूं, लेकिन आप सोचो अगर आप कभी भी कॉल करोगे तो कैसा फील होगा। आप अपने ऊपर लेके देखो इस बात को। आप मीटिंग बैठे, कॉल आ जाए और आपने फोन नहीं उठाया 1 या 2 बार, तो भाई साहब आपका तगड़ा वाला ईगो है, हर्ट हो गया। तो ये होता है, इसलिए मैं कहता हूं सर कॉल मत करो। आप वॉइस नोट छोड़ो। वॉइस नोट का मैं ज्यादा से इंस्टाग्राम पे भी कोशिश होती है कि जवाब दूं। अगर मैं नहीं दे पाता तो वो मेरी मजबूरी है। नेटवर्क में क्या है, इंस्टाग्राम पे अगर मैसेज है लिखा हुआ वो खुल जाता है। अगर तो आपने कुछ लिंक भेजा है तो वो देर से खुलता है, बफरिंग चलती रहती है, उतना टाइम नहीं होता। क्योंकि एक बार में 250 मैसेज, जब इंस्टाग्राम के मैसेज खोलो 200-250 होते हैं, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे पा रहा तो प्रॉब्लम ये है। वरना मेरी कोशिश होती थंब बना दूं, कुछ लिख दूं, उसमें यूट्यूब में थैंक्स लिख दूं। अदरवाइज मैंने पहले बताया था कि अगर मैं लाइक कर रहा हूं तो उसको ही आप रिप्लाई मानो, क्योंकि बफरिंग के टाइम पे थैंक्स लिखना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो लो भटक गया ना, क्या बोल रहा था। हाँ, मैं बता रहा था कि वो बबलू कुमार जी का जब मैसेज आया तो मैंने पहले बोला कि वॉइस नोट छोड़ दो, लेकिन बोले सर कॉल में बात करना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहले मुझे बड़ा ही मतलब था कि कैसे इतनी देर बात होगी, क्या होगा। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे पापा जो है वो जब कोई मतलब जो यूपी में पीसीएस बोलते हैं ना, उसको मध्य प्रदेश में पीएससी बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का ही शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं। वो बड़ी मदद करते थे लोगों की। जब वो एसडीएम थे, एडीएम थे, तो अगर कोई नायब तहसीलदार सेलेक्ट होके आए और उनमें जज्बा है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो चाहते थे कि आगे बढ़े, तो वो बहुत ही हल्का काम देते थे प्रोफेशनल उनको कि चलो तुम पढ़ाई करो।
ऑफिस में जगह नहीं तो गैरेज में टेबल कुर्सी लगवा दी ऑफिस के वहां पे कि तुम यहाँ पढ़ाई करो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और कितने उसमें डिप्टी कलेक्टर बन गए और मेरे पापा के बहुत गुणगान गाते थे। और पापा के वो पुण्य ही हैं, अच्छे काम ही हैं कि आज हम दोनों भाई भगवान की दया से मतलब अच्छा ही कर रहे हैं। तो क्योंकि बाप के कर्म ही बच्चों के काम आते हैं। तो आज भी जो तापड़िया जी आए थे तो उन्होंने किसी से बोला था लोकल से कि ऐसे ऐसे मुझे जाना है और मेरे पास नंबर नहीं है, किसी स्कूटी वाले से। सुबह सुबह 4 बजे फ़ोन लगा दिया उसने। अच्छा, वैसे मैं साइलेंट करता हूँ लेकिन कई बार मैं भूल जाता हूँ साइलेंट करना। आज भी वही दिन था जिस दिन मैं भूल गया था। तो मैंने उठाया। अच्छा, सामने फ़ोन चार्जिंग पे लगा रहता है, बेड के पास नहीं, दूर लगा रहता है क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क आता है ना, वीडियो अपलोड करने के लिए विंडो के पास रखना पड़ता है। उठ के गया तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे कोई आना चाहता है। मैंने कहा भैया कब आना चाहता है? तो बोले आज ही। तो मैंने कहा भाई, बोले 2 बजे तक। मैंने 2 बजे तक मैं रहूँगा नहीं, मैं आज 10:30 पे निकल जाऊँगा। तो फिर जो मिलने आने वाले थे तापड़िया जी, उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया। तो मैंने वॉइस नोट छोड़ा कि बोले मैं सर उसके पहले आ जाऊँगा। मैंने आ जाओगे तो आ जाओ, आपका स्वागत है। तो आए, बड़े अच्छे से मिले। तो उन्होंने बोला जो स्कूटी वाले थे कि भाई आपने सुबह 4 बजे क्यों फ़ोन कर दिया? तो उन्होंने बोला कि स्कूटी वालों ने बोला कि नहीं, उन्होंने तो बहुत अच्छे से जवाब दिया, नींद से उठ के भी। और उन्होंने मुझसे बोला तापड़िया जी ने कि सर जो मैं आपका सुबह शाम आपका वीडियो देखता हूँ और फ़ोटो वगैरह खिंचवाई, ऑटोग्राफ भी लेके गए और बोले कि आप समझ नहीं पा रहे कि मैं कितना खुश हूँ। और बोले पहले तो आप मुझे थोड़ी देर अपने आप को देख लेने दो। तो बड़ा अच्छा लगा जब कोई इतना प्यार करता है। और उन्होंने एक बात बोली कि सर एक बात बोलूं, जो आपका नेचर है ना, इसको आप चेंज मत करना कभी। मैंने कहा भैया मैं चाहूँ भी ना तो मैं चेंज कर नहीं सकता, क्योंकि इन रगों में जो खून बह रहा है ना, वो स्वर्गीय डॉक्टर विनोद चंद्र अवस्थी का खून है, मेरे पापा का। तो ये जो मेरा नेचर है, बनावटी नहीं है, बाई बर्थ ऐसा ही नेचर है, बचपन से ही ऐसा है। अभी बीच में आपने सुना मतलब इंस्टा पे सुना होगा, वो वीडियो तो अब बाद में आएगा, क्योंकि मैंने बताया ना कुछ वीडियो एडिट करने में बड़ा दिमाग लगता है। तो वो लगता है यार जब आराम से 3-4 घंटे बैठो तब फिर करो। तो वो वीडियो वही है। अमन जी आई थी, उन्होंने स्कूल के बच्चों को ट्रैक सूट, जूते, स्टेशनरी बांटी थी। तो जो स्कूल के टीचर थे सतपाल गुरुजी बोलते हैं मतलब यहाँ पे, वो तो सतपाल रावत नाम है उनका। तो उन्होंने भी कुछ संस्मरण बताया। तो उसमें से एक घटना 15-16 की बताई जो कि मैं भूल गया था, उनके बताने से मुझे याद आई। एक तो उन्होंने बताई कि भाई अवस्थी जी ने कोविड के टाइम भी रिजॉर्ट के दरवाजे खोल दिए थे गांव वालों की मदद के लिए, जिसको क्वारंटाइन करना है, कॉटेजेस खोल दी थी। तो चलो वो तो ठीक है, अभी रिसेंटली 2020 का था। लेकिन 2015-16 की एक घटना उन्होंने बताई। एक घर में शादी में इनवाइट किया गया था, तो वहाँ पे वो भी आए थे। तो वो क्या था, मेरे लिए टेबल कुर्सी लगा रहे थे सब खाने के लिए। तो मैंने कहा क्यों भाई, सबकी पंगत और मुझे अलग क्यों बैठा रहे हो? तो मैंने कहा मैं आपके साथ ही बैठूंगा, फिर आप मुझे अपने साथ का नहीं समझते? तो जमीन पे बैठ के जैसे सबने खाया वैसे ही खाया। और भी बहुत सारी शादी में मैं गया ऐसे ही खाया, लेकिन उस वाले में हमारा आमना सामना हुआ था सतपाल जी का। तो उन्होंने वो संस्मरण सुनाया कि जो खिला रहे थे उनको भी बहुत अच्छा लगा। कि तो इस तरह का, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नौटंकी करता हूँ क्योंकि तब तो मैं यूट्यूबर भी नहीं था, तब तो यूट्यूब चैनल क्या है कुछ सोचा भी नहीं था। 2015 की बात है। मैंने आपको पहले बताया कि मेरा चैनल 2019 का है, दिखाता वो 2013 है, क्योंकि एक आध वीडियो नॉर्मल वे में बिना एडिट किए डाल दिए थे, जैसे हर कोई डालता है। तो वो सब स्वभाव मेरा नहीं है, ये मेरे पापा का स्वभाव था। वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के बावजूद गांव के किसानों के पास जाके जमीन में बैठ के खाना खा लेते थे। कोई मदद मांगने आता था, चेक काट के मदद कर देते थे, कई बार मम्मी से छिपा के। मम्मी बोलती थी बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ो, क्योंकि पापा ड्राई ऑनेस्ट थे, तनख्वाह का ही पैसा था, तो छिपा के वो लोगों की मदद करते थे। तो वो है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने तापड़िया जी से बोला कि मैं अगर चेंज होना चाहूँ तो भी जीवन में कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक बॉडी में खून रहेगा वही खून रहेगा। तो जब बबलू कुमार जी का फोन आया तो मुझे ध्यान आया पापा कितनी मदद करते थे जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते थे।
तो मैंने कहा कि यार मैं भी करूँगा। तो फिर मैंने उनसे कहा ठीक है आप 6 बजे कॉल करो। तो 20 मिनट की कॉल 45 मिनट की हुई। इनके जितने डाउट थे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि वो मॉक इंटरव्यू दे चुके थे, जो कोचिंग वाले कराते हैं ना मॉक इंटरव्यू, लेकिन उनका ऑफिशियल इंटरव्यू था बीपीएससी का 18 तारीख को। उनको ऑल द बेस्ट, भगवान करे उनका सिलेक्शन हो जाए। आप लोग भी प्रार्थना करिएगा भगवान से। तो वो जो किया तो वो पता नहीं ये बात मुझे कहाँ से ध्यान आई थी। हाँ, उनको बात में उन्होंने बोला कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ पूछा। तो मैंने बताया कि देखिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे वो बोले कि जैसा जैसा आप पहले बता रहे थे सारा वैसा ही हो रहा है, सबकी तादाद बढ़ रही है, हाथी की तादाद 20% घट गई है। तो मैंने कहा देखिए पहली बात तो जो ये काउंटिंग है ना, ये काउंटिंग को आप एकदम ऑथेंटिक मत मानो। हाथी, अब ये रास्ता बड़ा ही कच्चा सा आ गया दोस्तों, मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ, घुमाने के बाद फिर इस बात को कंटिन्यू करूंगा। मुझे याद है कहाँ से बात छोड़ी है हाथी से। तो दोस्तों गाड़ी घुमा ली और मुझे बात भी याद है हाथी। तो हाथी की काउंटिंग को एकदम ऑथेंटिक आप मत मानो, ऐसे ही आप लेपर्ड की काउंटिंग को भी ऑथेंटिक मत मानो पूरा। ये मैं बोल रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से। टाइगर की काउंटिंग ऑथेंटिक है, लेपर्ड की मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है, मैं इस बारे में एक लॉजिक बता रहा हूं। हालांकि हो सकता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस बात को काउंटर करें। कैमरा ट्रैप जो टाइगर के लिए लगाए जाते हैं, जैसे टाइगर की स्ट्राइप्स सबकी अलग होती है, ऐसे लेपर्ड के धब्बे भी अलग होते हैं। तो जो कैमरा ट्रैप टाइगर के लिए लगाए जाते हैं उसमें जो लेपर्ड रिकॉर्ड हो जाते हैं उनको तो कंप्यूटर से भी देख लिया जाता है। अभी जहां मैं चल रहा हूं यहां पर कोई कैमरा ट्रैप नहीं है, लेपर्ड भरे पड़े हैं। पहाड़ में जगह जगह लेपर्ड भरे पड़े हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां लेपर्ड ना हो, वहां कैमरा ट्रैप नहीं लगे। तो वहां के लेपर्ड की गिनती कैसे करते हो आप, ये इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। मैंने जब भी पूछा है तो मुझे फॉरेस्ट वालों ने बताया था कि लेपर्ड की हम काउंटिंग नहीं करते हैं। तो जो कैमरा ट्रैप से होता है वो है, मुझे नहीं लगता कि जो इस इलाके में लेपर्ड हैं इनकी काउंटिंग की जा सकती है, क्योंकि यहां पर कैमरा ट्रैप नहीं लगे हैं। जहां टाइगर के लिए लगे हैं वहां पे जो रिकॉर्ड हो जाता है उसकी तो हो जाती है। बाकी एक अंदाजा है कि इस इलाके में 20 होंगे, इस इलाके में 50 होंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। आप काउंटर बिल्कुल करें, आपका स्वागत है, लेकिन जब करें तो ऑथेंटिक डेटा के साथ करें, तो मैं बिल्कुल आपकी बात को स्वीकार करूंगा। तो टाइगर की ऑथेंटिक है, 19-20 का फर्क, लेपर्ड की नहीं है। हाथी का भी मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो वही मैं उनको बता रहा था। बाकी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बता रहा था कि इतने ये मैटर है, ये मैटर है। तो मैंने कहा देखिए जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के मामले आ रहे हैं, बिल्कुल जाहिर से एकदम बात आप समझ रहे हो, लेकिन एक बात आप समझ लो कि जितने आप हमले की घटनाएं सुनते हो उतने होते नहीं है। होता क्या है कि जिस इलाके में वारदात होने लगती है वहां पर जब हमले नहीं भी होते हैं तो घटनाएं रिपोर्ट होने लगती है। घटना को रिपोर्ट करने वाला गलत नहीं होता है, क्योंकि जब आदमखोर के इलाके में कोई आदमी चलता है ना तो उसे अपनी परछाई भी आदमखोर नजर आती है। तो अगर वो झाड़ी में उलझता है, कुत्ता दौड़ता है, अगर भेड़िया की बात करोगे तो कुत्ता भी दौड़ेगा तो उसे वो भेड़िया ही नजर आता है, तो वो रिपोर्ट सही करता है 90%। 10% थोड़ा गलत भी होता है। लोग सोचते हैं कि अफवाह उड़ जाती है कि मुआवजा मिलेगा, तो कुछ लोग गलत भी करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। जैसे दिल्ली में हुआ था, काला बंदर वाला केस हुआ था, हर कोई बता रहा था कि हमें कितनी चोटें आ रही थी कि हमें काले बंदर ने चोटें मारी। जो काला बंदर अस्तित्व में था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उससे चोटें लगने की 500-600 घटनाएं थी। ठीक है ना, जो काला बंदर था ही नहीं उसने चोटें कैसे मार दी। तो बस मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ गए होंगे। तो उस बारे में आपको एक घटना बताता हूं। जब जिम कॉर्बेट रुद्रप्रयाग मैन ईटर के लिए गए थे मारने के लिए, तो वो एक बार नैनीताल चले गए थे वापस। उसकी प्रेस में बड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं गढ़वाल के लोगों को
आदमखोर के भरोसे पे छोड़ के जा रहा हूँ। और लेकिन क्या करूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। इतने दिन रात भर बैठता हूँ, दिन भर चलता हूँ। मैं खुद शिकार बन जाऊँगा अगर मुझे आराम नहीं मिला। तो जब वो वापस लौटे 3 महीने बाद, तब तक मैं 10 इंसानों का शिकार उस आदमखोर ने और कर लिया था। जब जिम कॉर्बेट लौटे तो एक खबर आई कि एक आदमी गायब हो गया है, उसका नाम है गलतू। तो जिम कॉर्बेट ने सोचा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक और घटना, एक गाय मारी थी मैन ईटर ने, पगमार्क उसके वही थे, वो मारी थी अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पे। और ये जो शिकायत आई थी, कंप्लेंट आई थी, खबर आई थी, ये आई थी अलकनंदा के दाएं किनारे से। तो एक ही टाइम पे 2 जगह तो हो नहीं सकता था। अच्छा, जैसे ही जिम कॉर्बेट आए थे, उन्होंने वो सस्पेंशन ब्रिज भी बंद करा दिए थे, तो आदमखोर क्रॉस भी नहीं कर सकता था ब्रिज को। तो इन्होंने पटवारी को भेजा कि जाके चेक करके आओ मैटर क्या है। और उसमें हुआ क्या था कि गलतू अपने गांव से अपनी पशुशाला में गया, जो गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर थी। और वहां पे जब अगले दिन उसका सुबह बेटा गया, देखा एक कंबल है जो कि पड़ा हुआ है, आधा अंदर आधा बाहर। वहां कुछ घसीटने के निशान से भी लग रहे हैं, और कुछ ऐसे निशान है जो लग रहे हैं जैसे कि वो पगमार्क हो। तो पटवारी ने स्केच बना के भेजा, तो उसमें एक बड़ा प्लेट के आकार का आकार था, और जो 5 आकार आसपास थे वो कप के आकार के थे। तो समझ में नहीं आ रहा था मैटर क्या है। तभी 5-7 दिन बाद गलतू को गिरफ्तार करके पटवारी लेके आया। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में रेवेन्यू पुलिस होती है, और पटवारी को FIR दर्ज करने और गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। तो और वो गलतू चिल्ला रहा था, मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों पकड़ के लाया गया है। और भी भीड़ थी, गांव वाले थे, जिम कॉर्बेट और आइबर्सन वहां पे थे। उन्होंने सुना मैटर क्या है। तो गलतू बोला कि हुआ ये था, अच्छा, उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए 200 आदमी लगे हुए थे, और वो बॉडी नहीं मिल रही थी गलतू की। जब मरा ही नहीं तो बॉडी कहां से मिलेगी। तो उसने बोला कि मेरा बेटा एक जोड़ी बैल खरीद के लाया था, जो कि 100 रुपए में लाया था, और मेरे हिसाब से 70 रुपए से ऊपर का ये सौदा नहीं था। तो मुझे फ्रस्ट्रेशन हो गया, गुस्सा आ गया कि बेटा मेरी बात नहीं सुनता। तो मैं उठ के 10 मील की दूरी पर जो मेरी बेटी रहती है, जो शादीशुदा है, उसके घर चला गया कि कुछ दिन वहीं रहूंगा। 10 दिन रहने के बाद वापस आया। उस टाइम पे मोबाइल फोन तो थे नहीं कि आपस में कम्युनिकेशन हो जाए। तो 10 दिन बाद आया तो पटवारी ने गिरफ्तार कर लिया। तो मैटर यह हुआ था कि कोई आदमी कहीं चला गया, वो भी खबर हो गई कि आदमखोर ने मार दिया। उन लोगों की गलती नहीं थी, वो झूठी अफवाह नहीं थी। मैटर ही ऐसा हो गया था कि उसका कंबल ऐसे बाहर को गिरा था, और कुछ कुछ निशान दिख रहे थे। तो यही हुआ जी, मैं मीटर ले गया। तो जितनी आप ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के किस्से सुनते हो, जिस इलाके में वारदात हैं, वहां पे अगर 10 किस्से सामने आ रहे हैं, तो आप मान के चलो कि 2 ऐसे गलतफहमी का भी शिकार हैं। तो ये बात मैंने बबलू कुमार जी को बताई थी। तो उस पे राम कहानी मैंने इतनी लंबी सुना दी, कहां से कहां बात निकलती है, और जब बात निकलती है तो दूर तक जाती है। और उस दूर तक के चक्कर में मैं घने जंगल में बहुत दूर आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, एंड करता हूं वीडियो को, क्योंकि मेरा हाथ दुख गया है फोन को पकड़े पकड़े। तो चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।